अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कोड 3609 की प्लेलिस्ट हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है और कोड 3609 की ये फर्स्ट वीडियो थी, इसको हम लोग पढ़ रहे थे और हमने यहाँ पे ख़त्म की थी। वहीं से इसका पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के बारे में और हमने इस हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट हो चुके हैं। और अब हम यहीं से इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के बारे में और टीम मेंबर्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने तमाम टीम मेंबर्स के रोल्स को डिस्कस किया था इंडिविजुअली। और अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में और फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपिस्ट एक ऐसा प्रोफेशनल होता है जो हमारी मूवमेंट और एक्सरसाइजेस करवाता है और बॉडी के जो मूवमेंट्स और बॉडी के फंक्शंस के अंदर वो एक्सपर्ट होता है और वो हमारी बॉडी की मूवमेंट से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ होती हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं उनको असेस करता है, उनको डायग्नोस करता है, उनको ट्रीट करता है और जो डिसेबल्ड पर्सन है उनकी भी फिजियोथेरेपी के ज़रिए से उनको नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके आता है। तो इसकी ईजी से डिफाइन अगर आप लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि फिजियोथेरेपी जो है ये ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसकी वजह से हम लोग अपनी बॉडी के फंक्शंस और बॉडी की मूवमेंट्स को रीस्टोर कर सकते हैं किसी इंजरी, इलनेस या डिसेबिलिटी के बाद। आपकी बॉडी में कोई इंजरी आई है, कोई इलनेस आई है, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो लिमिटेशंस आ गई हैं हमारी बॉडी के फंक्शंस या मूवमेंट्स में, फिजियोथेरेपी की मदद से हम लोग उन लिमिटेशंस को ओवरकम कर सकते हैं और अपनी जो पहले वाली हेल्थ है उसको रीगेन कर सकते हैं या रिकवर कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी की जो ट्रीटमेंट्स होती हैं उनमें जो बेसिक चीज़ें हैं अगर आप उनको याद रख लें, एक तो वो एक बेहतरीन कम्युनिकेटर होता है, दूसरी बात ये कि वो बेहतरीन कोलैबोरेटर होता है, वो लीडर होता है, हेल्थ एडवोकेसी वो करता है, एक प्रोफेशनलिस्ट होता है जो हर तरह से कोऑपरेट करता है अपने पेशेंट के साथ, पेशेंट के जो भी उसके पेशेंट के टीचर जो हैं उनके साथ, पेशेंट के जो पेरेंट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके उनको कम्युनिकेट करके उनको गाइड करता है और उनको जो है उनके बच्चे की डिसेबिलिटी को ओवरकम करने के लिए हर तरह की जो पॉसिबल सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आती है मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट के हवाले से। तो यहाँ पे वो लोग सेरेब्रल पाल्सी के लिए स्पेसिफिक इस स्लाइड को प्रिपेयर किया गया है, लेकिन मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट में कहा है कि मैं डिजीज़ की सेपरेट वीडियो बनाऊँ, तो सेरेब्रल पाल्सी से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह मैं आपके एग्ज़ाम से पहले इसी वीक में कोशिश करूँगी कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं उनके आपको कंप्लीट जो डिटेल्ड वीडियोज़ हैं वो बना के प्रोवाइड करूँ। तो आपको भी कोई वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं, मैं आपके लिए ज़रूर प्रिपेयर करूँगी। तो इस स्लाइड पर उन्होंने हमें बताया है कि हम लोग फिजियोथेरेपी के बाद जो सेरेब्रल पाल्सी है या दूसरी फिजिकल हैंडीकैप डिजीज़ हैं उनको हम लोग मेडिसिन के ज़रिए से या सर्जरी के ज़रिए से भी उनको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ कॉमन मेडिकल ट्रीटमेंट्स बताई हुई हैं और मेडिसिन के नेम बताए हुए हैं, जैसे कि एंटीकोलिनर्जिक्स, ये जो है ये हेल्प करती है बॉडी की अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स को स्टॉप करने में। एंटीकन्वल्जेंट, ये जो है ये सीजर्स जो झटके लगते हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। इस तरह यहाँ पे बाकी डिजीज़ भी बताई हुई हैं और उनका बताया गया है कि ये वाली जो मेडिकेशंस है ये किस किस डिजीज़ के लिए यूज़ होती है। बहुत ईजी है, आप इसको ईजिली प्रिपेयर कर लेंगे। अगर आप इन मेडिसिन को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप इनको किसी भी फिजिकल हैंडीकैप डिजीज़ की जो इलाज है, मेडिकल जो ट्रीटमेंट है उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्जरी। सर्जरी जो है ये हमारे बोन्स और जॉइंट्स के अंदर या मसल्स और टेंडन्स में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको ठीक करने के लिए सर्जरी की जा सकती है। सर्जरी जो है ये तब की जाती है अगर आपको मूव करते हुए कोई पेन हो या फिर आपके लिए मूव करना जो मुश्किल हो। उसके अलावा सर्जरी के बाद भी आपको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है ताकि नॉर्मल लाइफ की तरफ एक्सरसाइजेस वगैरह करवा के आपको लाया जा सके। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है सर्जरी की कि ऐसे चिल्ड्रन जिनमें स्टिफनेस ऑफ लेग्स मतलब उनकी जो टांगें हैं वो अकड़ जाती हैं, उनकी डिजीज़ पाई जाती है। वो डिजीज़ है सिलेक्टिव डोर्सल रिजोटोमी। तो सिलेक्टिव डोर्सल रिजोटोमी को ट्रीट करने के लिए सर्जरी की जाती है और इसकी सर्जरी में क्या होता है, जो आपकी स्पाइनल कॉलम है उसके अंदर से कुछ वेन्स को कट किया जाता है और उसकी वजह से जो स्टिफनेस होती है लेग्स के अंदर वो स्टिफनेस कम हो जाती है और इस सर्जरी के ज़रिए से इस डिजीज़ को ट्रीट कर लिया जाता है ईजीली। नेक्स्ट हमारे पास अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ट्रांस डिसिप्लिनरी टीम। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के बारे में। इनका जो बेसिक फ़र्क है वो यही है कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है उसमें हर टीम का जो मेंबर है उसका डिफरेंट रोल होता है। हर टीम मेंबर डिफरेंट प्रोफेशनल में जो है स्पेशलिस्ट होता है और वो अपने अपने काम करते हैं। लेकिन ट्रांस डिसिप्लिनरी टीम के अंदर जितने भी टीम मेंबर्स हैं
सब मिल के काम करते हैं, सबका जो कंसेप्ट, सबकी अप्रोच और सबका जो वर्क होता है वो एक ही काम होता है। डिफरेंट प्रोफेशनल्स होते हैं, वो मिलते हैं इंडिविजुअली तौर पे और वो अपने गोल्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं इसके अंदर, ट्रांस डिसिप्लिनरी टीम के अंदर। तो यहाँ पे बताया भी गया है कि जो वर्ड ट्रांस है इसका मतलब ये है कि ट्रांस डिसिप्लिनरी कंसर्न दैट विच एट वंस बिटवीन द डिसिप्लिन्स अक्रॉस द डिफरेंट डिसिप्लिन्स एंड बियॉन्ड ईच इंडिविजुअल डिसिप्लिन। इसका मतलब ये है कि हर जो पर्सन है ट्रांस डिसिप्लिनरी टीम का, वो जिस मर्जी डिसिप्लिन से हो, मतलब जौन सी मर्जी स्पेशलाइजेशन से हो, लेकिन वो अपने डिसिप्लिन के फ़र्क को ख़त्म करके एक प्लेटफॉर्म पे आके सब जो है एक ही प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। मज़ीद यहाँ पे लास्ट वाले पैराग्राफ में इसके डिफाइन को क्लियर किया गया है कि इसमें रोल को शेयर किया जाता है विदाउट डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज, ताकि जो कोई भी पर्सन है, डिसेबल्ड पर्सन, उसमें जिस तरह की भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सब लोग मिलकर डिस्कस कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें और उसकी जो हैंडीकैपनेस है उसके इफेक्ट्स को मिनिमाइज कर सके। तो आई होप सो कि ये भी आपके लिए बहुत इजी रहा होगा। हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि जो ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच है उसके ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स होते हैं चिल्ड्रन के ऊपर और उनकी फैमिलीज़ के ऊपर। उसके अलावा जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा मोटिवेट रहते हैं ट्रांस डिसिप्लिनरी टीम के सिलसिले में। पेरेंट्स ज़्यादा सेटिस्फाई रहते हैं, ज़्यादा इंगेज रहते हैं और इसमें जो स्टाफ है उससे भी अच्छे पॉजिटिव आउटकम्स आते हैं। नेक्स्ट अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है रिसोर्स एलोकेशन। एलोकेट का मतलब होता है शेयर करना, अलॉट करना, असाइन करना, इशू करना। तो जो रिसोर्सेज होते हैं, जो फिजिकल हैंडीकैप पर्सनस के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं उनको एलोकेट किस तरह से किया जाता है और इस बात का मतलब क्या है, इजी से डिफाइन बताइए। रिसोर्स एलोकेशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, वसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि फाइनेंशियल वसाइल हैं उनके, और ज़्यादातर जो रिसोर्सेज होते हैं वो फाइनेंशियल ही होते हैं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स बताए गए हैं जिनके ऊपर ज़्यादातर रिसोर्स इकट्ठे किए जाते हैं फिजिकल हैंडीकैप चिल्ड्रन के लिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट में आता है मेडिकल रिहैबिलिटेशन या मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। दूसरे पॉइंट पे आता है मेडिकल रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट के अंदर, और थर्ड पे आता है इंडिविजुअल क्लाइंट्स के रिसोर्सेज एलोकेट करने के लिए। और ये रिसोर्सेज कौन इकट्ठे करता है? कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन के जो प्रोग्राम्स हैं यूजुअली वही कम्युनिटी में फंड रेजिंग करते हैं या डिफरेंट एनजीओज वगैरह होती हैं और वो रिसोर्सेज इकट्ठे करके और उनको उनके हकदारों की तरफ पहुंचाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड आती है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़। अब हमारे इर्द गिर्द काफ़ी बच्चे पाए जाते हैं, तो हम लोग ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स जिन स्टूडेंट्स में देखते हैं हमें पता चल जाता है कि ये वाले जो बच्चे हैं ये फिजिकल हैंडीकैप्ड है। उनकी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। फर्स्ट यहाँ पे उन्होंने बताया है कि उनको किसी तरह की जो नीड्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल चेयर यूज़ करते हुए, टेबल यूज़ करते हुए, क्लासरूम या लैब यूज़ करते हुए वो उनको इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं कर सकेंगे, उनको सम काइंड ऑफ हेल्प देनी पड़ेगी। उसके अलावा उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशलाइज्ड चीज़ों की ज़रूरत होगी, स्पेशलाइज्ड रास्तों की ज़रूरत होगी और उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन में भी उनको हेल्प की ज़रूरत होगी। उसके अलावा बाकी बच्चों की निस्बत पेन को होल्ड करने में, लिखने में, उनकी जो इनपुट आउटपुट इन्फॉर्मेशन की जो कैपेसिटी है, उनकी असाइनमेंट सबमिट कराने की जो कैपेसिटी, टाइम पीरियड, उनको बाकी बच्चों की निस्बत ज़्यादा चाहिए होता है। उनको इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए भी ज़्यादा टाइम लगता है। अगर कोई एक नॉर्मल बच्चा है वो आधे घंटे में कोई चीज़ प्रिपेयर कर रहा है, तो वहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप बच्चा है तो उसको उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो इस तरह की अगर रेजिस्टेंस है तो ये भी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक है फिजिकल हैंडीकैप चिल्ड्रन की। उसके अलावा असाइनमेंट्स अगर फिनिश कराने का टाइम है तो फिजिकल हैंडीकैप बच्चों को यूजुअली नॉर्मल बच्चों की निस्बत ज़्यादा टाइम दे दिया जाता है क्योंकि उनको थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ का फेस करना पड़ता है, इसलिए उनकी असाइनमेंट, उनकी या टेस्ट वगैरह जो सबमिट कराने में उनको बाकियों के बजाय ज़्यादा टाइम लग सकता है। नेक्स्ट आता है कि उसमें फटीग हो सकती है, वो बाकी बच्चों की निस्बत जल्दी थक सकता है, उसमें जो मोबिलिटी है उसकी लिमिटेशंस होंगी, उसमें स्पीकिंग के हवाले से लिमिटेशंस होंगी, बाकी बच्चों के हिसाब से वो कम्युनिकेशन में थोड़ा कम होगा। इसी तरह असिस्टिव टेक्नोलॉजी के हवाले से भी उसको ज़्यादा कंपैटिबल फॉर्मेट चाहिए होंगे, उसको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा हर टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए। उसके अलावा अगर कोई ग्रुप प्रोजेक्ट्स होंगे, ग्रुप एक्सरसाइजेज होंगी या क्लासरूम में कोई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो ज़्यादा बच्चों को मिलकर करने होंगे, वहाँ पे उस बच्चे को एक्सक्लूडेड फील हो सकता है, मतलब उसमें एक कॉम्प्लेक्स आ सकता है कि बाकी बच्चों की तरह वो ये वाले काम नहीं कर सकता और डेली बेसिस के कामों में भी उसको ज़रूरत पड़ सकती है। लिविंग एक्टिविटीज़ और मोबिलिटी में उसको काफ़ी चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं थी, लेकिन हम लोग इससे आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स
इन वीडियोस को अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर।